नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर बड़े विस्तार से खोलता हूं। तो आज कौन कौन सा चैप्टर आपके लिए लेकर आया हूं, पहले वो बता देता हूं। मोदी सरकार के आखिरी फुल बजट का हिडन चैप्टर लेकर आया हूं। ऐसी बातें जो अभी तक आपको बजट के बारे में जानकारी तो मिल गई, लेकिन उसके इंपैक्ट के बारे में नहीं पता है। इसलिए आज पाठशाला में बजट आपको ऐसे समझाएंगे कि बच्चा बच्चा समझेगा, क्योंकि अमूमन लोगों को लगता है अरे यार बजट तो हमको नहीं समझ में आएगा। बॉस, ये पाठशाला में हमारी गारंटी है, आज आपको बजट समझ में भी आएगा और ऐसे समझ में आएगा कि आप दूसरों को बजट समझाएंगे। बजट में आपके लिए क्या है ये तो बताऊंगा ही, लेकिन पीएम मोदी के लिए बजट में क्या निकला है इसका चैप्टर भी होगा। आज का बजट नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें जितवाएगा इसके बारे में भी बात होगी। बजट वाले तीर से पीएम मोदी ने एक साथ कितने निशाने साध लिए उसका चैप्टर भी है। इसके अलावा वो चैप्टर जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, टैक्स छूट पर हर कंफ्यूजन दूर करने वाली स्पेशल क्लास लेकर आया हूं। आपको ये तो पता चल गया कि टैक्स छूट की जो सीमा बढ़ा दी गई, लेकिन कौन से वाले टैक्स रिजीम में बढ़ी है, आपको कितना फायदा होगा नहीं होगा, क्या सिस्टम है, वो आज मैं समझाऊंगा। पुराना या नया टैक्स सिस्टम किसमें आपको ज्यादा फायदा होगा, आज इसकी डिटेल क्लास बताऊंगा। और फिर मुस्लिम महिला को डांस करने पर 10 साल की जेल क्यों हुई, इसका चैप्टर होगा। वो मुस्लिम देश जहां मुसलमान खतरे में हैं, आज उनकी बात करूंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर का रिवीजन, फिर पहला चैप्टर। बजट आज पेश हो गया और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल हुए। यह बैठक दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा अमित शाह थे, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा थे और बीजेपी के कई पदाधिकारी भी थे। इस बैठक में मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। अब दिल्ली में मेयर के चुनाव की डेट भी आ गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखकर 3, 4 या 6 फरवरी को मेयर के चुनाव के लिए एमसीडी की बैठक कराने का प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद एलजी ने 6 फरवरी को बैठक आयोजित करने की मंजूरी दे दी। यानी अब 6 फरवरी को दिल्ली के मेयर चुनाव होंगे। इससे पहले ये चुनाव 6 जनवरी और 24 जनवरी को आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच जबरदस्त झड़प के बाद स्थगित हो गए थे। नेपाल के जनकपुर से जो शिलाग्राम लाई जा रही है, शिलाग्राम की शिलाएं लाई जा रही हैं, आज शाम अयोध्या पहुंच गई। इन शिलाओं से भगवान राम और माता सीता की प्रतिमाएं बननी है। नेपाल में विधि विधान से पूजा के बाद 26 जनवरी को इन शिलाओं को अयोध्या के लिए रवाना किया गया था। इस दौरान बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश के में कुशीनगर और गोरखपुर होते हुए ये अयोध्या पहुंची और इनकी शोभा यात्रा में आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ दिखाई दिया। जहां से ये शिलाएं गुजरी वहां भक्त उनकी पूजा करते नजर आए। दिवालिया होने की कगार पर मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसमें भारत ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी की। शुभमन गिल तो आजकल सेंचुरी से कम में मान ही नहीं रहे, फिर उन्होंने शतक जड़ दिया और भारत ने 235 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट न्यूजीलैंड के सामने रखा है। गिल ने महज 63 गेंदों में 126 रन की पारी खेली। अभी सीरीज 1-1 पर है। जो ये मैच जीतेगा वो सीरीज भी जीत लेगा। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला में पहली क्लास, जिसमें आपको मोदी सरकार के आखिरी फुल बजट का हिडन चैप्टर दिखाऊंगा। बजट ऐसे समझाऊंगा कि घर में आपके बच्चे को भी समझ में आएगा। बजट में आपके लिए क्या है ये तो बताऊंगा ही, पीएम मोदी के लिए क्या है ये भी बताऊंगा। ये बजट नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें जितवाएगा ये भी बताऊंगा, और जो टैक्स में छूट मिली है उसको इतने सरल तरीके से समझाऊंगा, फिर आपको अपने सीए को फोन करके भी नहीं पूछना पड़ेगा कि बॉस ये हुआ क्या है। देखिए, आज जब बजट की बात कर रहे हैं तो इसको इस तरह से समझिए कि ये कितना मुश्किल बजट रहा है नरेंद्र मोदी के लिए। इस बार का बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि बड़े बड़े चैलेंज सामने थे। पिछली बार आपको याद होगा जब बजट आया था तब युद्ध नहीं चल रहा था, ये रूस यूक्रेन वाला, अब भी सामने है। और उतना ही नहीं, 2023 में कई विधानसभा चुनाव भी हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव, ये सारी चीजें जो हैं वो भी दिमाग में रहेंगी। हालांकि नरेंद्र मोदी के बहुत सारे फैसले जो हैं वो चुनाव से प्रभावित नहीं होते, लेकिन दिमाग में तो चीजें चलेंगी ही। पॉलिटिकल पार्टी है तो ये भी रहेगा। इसलिए अगर आप बजट को बहुत बारीकी से देखेंगे
तो नरेंद्र मोदी ने इस बजट से ग्लोबल चैलेंज और देश के अंदर के चैलेंज दोनों के बीच एक बैलेंस क्रिएट किया है। और यह बैलेंस कैसे बनाया, इसे आज आपको आगे विस्तार से बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि बजट नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें जितवा सकता है। यह बजट के अंदर चीजें हैं, आपको पता, किसी ने बताई नहीं इसलिए पता नहीं, लेकिन उसके अंदर की चीजें आपको बताऊंगा आज। लेकिन सबसे पहले आज पाठशाला में हम आपके इनकम टैक्स की जो छूट मिली है आपको, उस पर हर कंफ्यूजन दूर करने वाला स्पेशल चैप्टर शुरू कर रहे हैं। क्योंकि बजट में सबसे ज्यादा तो यही पूछा जाता है कि इनकम टैक्स के मामले में क्या किया बॉस, मिडिल क्लास को क्या मिला, टैक्स में कोई छूट मिली कि नहीं मिली। तो बड़े लंबे इंतजार के बाद इस बार जो है मिडिल क्लास को रियायत मिली है, और इसीलिए यह करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ा हुआ मामला है। इस साल अगर आप देखेंगे, जब हम टैक्स की बात करते हैं, इनकम टैक्स, कमाई पे जो टैक्स आप दे रहे हैं, 6.5 करोड़ लोगों ने, जिन्होंने रिटर्न फाइल किया है, मतलब इनकम टैक्स भरा है। 5 रियायतों की बात कर रहा हूं। पहली रियायत तो यह मिली है कि इनकम टैक्स भरने के जो 2 ऑप्शन है, उन दोनों ऑप्शन में एक ऑप्शन में टैक्स छूट का दायरा बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। अब मैं देख रहा हूं कई जगहों पे न्यूज चैनल में यह बता रहे हैं कि इनकम टैक्स में छूट 7 लाख कर दी, लेकिन यही नहीं बता रहे कि किस वाले में की बॉस। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक होता है ओल्ड रिजीम, यानी पुरानी व्यवस्था, एक है न्यू रिजीम, यानी नई व्यवस्था जो पिछले कुछ सालों में आई है। इन दोनों व्यवस्थाओं में से किसी एक को सेलेक्ट करके इनकम टैक्स फाइल किया जाता है। अब इसमें इनकम टैक्स की रियायत कहां मिली? अब तक यह हो रहा था कि नई व्यवस्था हो या पुरानी व्यवस्था हो, जिनकी सैलरी 5 लाख रुपए सालाना है, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। अब इस बजट में ऐसा कर दिया गया है कि नई व्यवस्था में जिनकी सैलरी 7 लाख रुपए सालाना है, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी अगर आपकी सैलरी 7 लाख रुपए है, तो आप नई व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। यानी न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख किया है, पुरानी टैक्स रिजीम में नहीं किया है, वहां अभी भी 5 लाख की है। पुरानी व्यवस्था जो टैक्स की है, अगर आप वो यूज कर रहे हैं तो वहां 5 लाख का ही टैक्स स्लैब है जिसमें छूट मिलेगी। नई वाली व्यवस्था में शिफ्ट कर गए थे तो वहां 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इनकम टैक्स की न्यू रिजीम में एक बड़ा यह फैसला किया गया कि टैक्स स्लैब को भी बदला गया, और टैक्स स्लैब को बढ़ाकर नई व्यवस्था को ऐसा किया गया जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस व्यवस्था को अपनाएं। अब क्यों सरकार चाह रही है कि लोग पुरानी टैक्स रिजीम को छोड़ के न्यू टैक्स रिजीम में आए, इसको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले यह समझिए कि ये टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम में स्लैब कितना बदला। बॉस देखिए, ये जो न्यू टैक्स रिजीम है, नई टैक्स रिजीम, इसमें क्या व्यवस्था है कि 7 लाख तक नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं देना है 7 लाख रुपए तक की इनकम पर। लेकिन 7 लाख 1 रुपया भी आपकी सैलरी है तो आप आ जाएंगे स्लैब के अंदर। 7 लाख तक की सैलरी है, नो टैक्स, लेकिन 7 लाख 1 रुपया से लेकर आगे जैसे बढ़िएगा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स कितना देना पड़ेगा? पहले क्या होता था इसमें कि 0 से, अच्छा इसको आपको ऐसे समझाता हूं कि 0 से 2.5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता था। अभी जो न्यू रिजीम है, जो चेंज के पहले का है, उसमें 0 से 2.5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता था। अब 0 से 3 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसको बढ़ा दिया गया, 2.5 लाख से 3 लाख कर दिया। अभी तक न्यू रिजीम में 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर 5% टैक्स लगता था, उसको 2.5 से 5 की जगह 3 से 6 कर दिया, 3 लाख से 6 लाख, वहां 5% टैक्स लगेगा। फिर 5 से 7.5 लाख तक की आमदनी पर अभी 10% टैक्स लगता है न्यू टैक्स रिजीम में। अब 10% टैक्स के दायरे में 6 से 9 लाख रुपए की आमदनी वाले लोग आएंगे, मतलब 5 से 7.5 को बढ़ाकर 6 से 9 लाख कर दिया। 7.5 से 10 लाख तक 15% का टैक्स अभी लगता है, 9 से 12 कर दिया इसको बढ़ाकर, मतलब और दायरा बढ़ गया, ज्यादा आपको छूट मिलेगी। 10 से 12.5 के लिए 20% था पहले, उसको 12 से 15 लाख कर दिया गया। 12.5 से 15 के लिए पहले 25। ओल्ड रिजीम जिसमें आप अभी टैक्स भर रहे हैं, इसमें क्या होगा? इसमें आप 80C में निवेश कर देते हैं,
तो आपको 1.5 लाख रुपए की छूट मिल जाती है। मतलब 1.5 लाख तक आपने जो निवेश किया वो छूट के दायरे में आता है 80C में। फिर है मेडिकल इंश्योरेंस। इसमें अगर आप निवेश करते हैं तो कितनी रकम आपको छूट के दायरे में आती है? 80D इसको कहते हैं, 80D। इसमें 25K आता है, 25,000। अच्छा, जो न्यू पेंशन स्कीम आई उसमें आप जो है अगर इन्वेस्ट कर दीजिए तो 50,000 रुपए तक आपके यहां पर बच जाते हैं, 50K। तो करीब आप जो है 1.5 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख रुपए जो है वो कहीं कहीं इन्वेस्ट करके बचाते हैं। ये इतना इन्वेस्ट करने के बाद जो आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है, मतलब जिसपे टैक्स लगेगा, वो बन जाती है करीब 7,75,000 रुपए। क्योंकि आपकी सैलरी कितनी हम मान के चल रहे हैं? 10 लाख रुपए। अब इसमें टैक्स स्लैब क्या है बॉस? 0 से 2.5 तक, 0 से 2.5 जीरो टैक्स है। 2.5 से 5 लाख तक, 2.5 से 5 लाख तक आपको कितना टैक्स देना है? आपको टैक्स देना है 5%, 5%। तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 12,500 रुपए। ठीक है। अब 5 लाख से 7,75,000 रुपए जो आपकी टैक्सेबल इनकम है, 5 से 7.75 तक, इसमें आपका टैक्स लगेगा 20%। तो ये बैठेगा 55,000 रुपए, 55K। तो आपकी जो कुल टैक्सेबल इनकम बन रही है ओल्ड रिजीम में, कितना टैक्स आप भर रहे हैं आपको पता चला? 67,500 रुपए। ये आपको ओल्ड रिजीम में भरना पड़ेगा अगर आपकी सालाना सैलरी है 10 लाख रुपए। कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। इसमें एक झंझट ये है कि आपको पैसे बचाने के लिए पैसा कहीं ना कहीं लगाना पड़ता है। आपको 80C में 1.5 लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा। भाई मेरी मर्जी नहीं है, मैं 80C में 1.5 लाख नहीं खर्चा करूं तो क्या करूं? लेकिन टैक्स बचाना है तो वहां भरना पड़ता है। मेडिकल इंश्योरेंस 25,000, भाई मुझे नहीं लेना 25,000 का मेडिकल इंश्योरेंस, तो क्या करूं? लेकिन पैसा बचाना है तो वहां लगाना पड़ता है। 80D में आपको जो है 25,000। NPS में मान लीजिए, मुझे लगता है कि मैं अभी 20 साल का लड़का मान लीजिए और मैं अभी नौकरी शुरू किया हूं, तो मैं NPS में 50,000 क्यों डालूं? भाई अभी मुझे नहीं लग रहा रिटायर होना, मैं अभी 10,000 डालूंगा। लेकिन चूंकि टैक्स बचाना है तो यहां मजबूरन 50,000 डालना पड़ता है। तो ये जबरदस्ती के खर्चे आपको करने पड़ते हैं। किसके लिए? टैक्स बचाने के लिए। तो यहां पर एंट्री होती है न्यू रिजीम की, जो कि पहले आया था। उसमें क्या हुआ था बॉस? न्यू रिजीम में उसमें यह सारा कोई झंझट ही नहीं था। उसमें था भैया अपना टैक्स भरिए, जो पैसा बचा उसको आपको जहां इन्वेस्ट करना कीजिए। उसमें 80C, 80D, 80P, नी पी मुंह कुछ नहीं, वहां सीधा टैक्स लगता है। तो अभी तक जो न्यू रिजीम था उसमें कितना टैक्स लगता था? उसमें भाई था 0 से 2.5 लाख तक, इसमें आपका टैक्स लग जाता है, इसमें लगा 0 रुपया, कोई टैक्स नहीं लगना है। फिर 2.5 से 5 लाख, इसमें आपका लगता है 5%। तो ये कितनी रकम हो जाएगी आपकी? 12,500 रुपए, 12,500। 5 से 7.5 लाख, इसमें लगता है 20%, नहीं 5 से 7 लाख तक 10% लगता है, 7.5 लाख, इसमें आपका लगा 10%। तो ये हो गया 25,000 रुपए, 25,000 रुपीज। और 7.5 से 10 लाख रुपए तक, इसमें लगता है आपका अभी में 15%। तो ये रकम कितनी हो गई आपकी? 7.5 से 10 लाख रुपए, ये 37,500 रुपया बैठता है। तो आज की डेट में, आज के पहले, अभी तो 7 लाख हुआ ना, वो नहीं बता रहा हूं, अभी के पहले जो न्यू रिजीम था, इसमें आप कुल टैक्स कितना भर रहे थे? 75,000 रुपया टैक्स भर रहे थे। और पुराने सिस्टम में कितना भर रहे थे? 67,500। तो करीब करीब आपको 7,500 रुपए की बचत हो जाती थी टैक्स में, जब आप पुराना सिस्टम यूज कर रहे थे। लेकिन दिक्कत यहां थी कि वहां आपको 2.25 लाख रुपए तो कहीं ना कहीं लगाने पड़ रहे थे पैसा बचाने के लिए। तो कुछ लोग युवा वर्ग न्यू रिजीम में आ रहा था, लेकिन उसको फिर भी यह दिखता था कि यार मेरा 7,500 रुपया बर्बाद हो रहा है साल भर का। अब सरकार ने 2023 में जो न्यू रिजीम लाई, जो आज घोषणा हुई, उसमें क्या हो रहा है अब इसको समझिए। इसमें इन्होंने क्या किया कि जो आपका पैकेज था कि भाई 7 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगा,
7 लाख के ऊपर उन्होंने स्लैब चेंज कर दिए। अब इसमें क्या खेल हो रहा है इसको समझिए। अब आप ये पहले 0 से 2.5 था, अब क्या हो गया 0 से 3 लाख। यहां 0 टैक्स है, कोई टैक्स नहीं लगना। उसके बाद की रकम है 3 से 6 लाख, यहां 5% टैक्स लग रहा है, तो ये हो गया 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज टैक्स लग रहा है। उसके बाद 6 से 9 लाख रुपए की जो आपकी रकम है वो आ गई 10% के दायरे में, तो वो हो गए करीब 30,000 रुपए, 30 के। और उसके ऊपर आपका बचा 1 लाख रुपया, उसमें कितना लग रहा है 1 लाख, वो 15% लग रहा है, तो वो करीब करीब कितना हो जाता है 15,000 रुपए, 15,000, थोड़ी जगह कम बच गई। तो इसको अगर आप कुल कैलकुलेट कीजिएगा तो आज जिस टैक्स की घोषणा हुई उसमें आपका टैक्स लग रहा है 60,000 रुपए। ये हो गया फायदा। जो लोग 10 लाख तक की सैलरी कमाते हैं पूरे साल में, वो अब आज जो 7 लाख रुपए की छूट दी गई और वो अगर न्यू टैक्स रिजिम चुनेंगे तो 60,000 रुपए का टैक्स भरेंगे साल में। और जो पुराना सिस्टम है उसमें लगता है 67,500, यानी 7,500 अगर पुराने से कंपेयर कीजिएगा तो बचा, और जो पिछला न्यू रिजिम चल रहा था उसके हिसाब से तो 15,000 रुपया बच गया। तो इसलिए आज की डेट में बहुत क्लियर हिसाब है बॉस, न्यू टैक्स रिजिम आपके लिए फायदे का मौका है। क्यों? क्योंकि एक तो सीधा सीधा टैक्स बच रहा है 15,000 रुपया, और दूसरी बड़ी चीज कि ये 80C, 80D और एनपीएस वगैरह में आप अपनी मर्जी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। भाई मेरा नहीं मन है ना, मैं 1.5 लाख नहीं इन्वेस्ट करूंगा, मैं 1 लाख करूंगा, मेरा 50,000 बचा ना बॉस। सरकार यही चाह रही है कि आपका पैसा भी बचे, आपके पैसे पे आपकी मर्जी चले, जबरदस्ती टैक्स बचाने के लिए आपको इधर उधर इन्वेस्ट ना करना पड़े। और तीसरी चीज, जब पैसा बचेगा आप मार्केट में लगाइएगा, मार्केट का पहिया घूमेगा अर्थव्यवस्था का, वहां बम बम। तो इसलिए पुरानी व्यवस्था में कोई टैक्स स्लैब नहीं बदला, नई व्यवस्था में टैक्स स्लैब बदल दिया गया। अब नई व्यवस्था में ज्यादा टैक्स बचेगा। 10 लाख की आमदनी वालों को न्यू रिजिम में टैक्स स्लैब बदलाव से सीधा सीधा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। इनकम टैक्स की जो व्यवस्था है इसमें ओल्ड और न्यू टैक्स रिजिम का विकल्प है। हालांकि इस बार सरकार ने, देखिए जो मैं कह रहा हूं कि सरकार चाह रही है कि लोग न्यू टैक्स रिजिम में आए, इसको सरकार ने डिफॉल्ट कर दिया। मतलब अगर आप विकल्प नहीं चुनिएगा तो आप न्यू टैक्स रिजिम में ही आइएगा और उसी हिसाब से टैक्स कटेगा। लेकिन जिनको लगता है कि नहीं भैया हम तो 80D, 80C फलाना ढिमकाना भरेंगे, टैक्स बचाएंगे, भले मेरा ज्यादा पैसा न्यू रिजिम में बच रहा हो, कई लोग होते हैं वो पुराने सिस्टम में रहना चाहते, तो वो ओल्ड टैक्स रिजिम अब उनको चुनना पड़ेगा। डिफॉल्ट में न्यू टैक्स रिजिम हो जाएगा। ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको टैक्स बचाने के लिए कई तरह के इन्वेस्टमेंट करने होते हैं, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था। 80C में इंश्योरेंस पॉलिसी आती है, 5 साल की FD आती है, म्यूचुअल फंड, ELSS, PPF, होम लोन, प्रिंसिपल होम लोन जो आप भरते हैं। फिर 80CCD है, न्यू पेंशन स्कीम। 80D जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम हो गया, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हो गया। 80EE है, होम लोन के ब्याज पर छूट, रेंट एग्रीमेंट। ये सब ओल्ड पेंशन स्कीम में ना तमाम चोंचले हैं। आदमी जो है वो सीए के पीछे ही घूमता रह जाता, सर ये 80D थोड़ा समझ में नहीं आया, 80C सर इसमें कितना नहीं। अब न्यू वाले में सिस्टम ही नहीं है, सीए की जरूरत ही नहीं, बहुत अपना भरिए, काम पे चलिए। इतने तरह के इन्वेस्टमेंट से जुड़े कागज भी लगाने पड़ते थे। जो लोग नौकरी करते हैं वो जानते हैं कि जनवरी और फरवरी में कैसे इनकम टैक्स डिक्लेरेशन के कारण परेशान रहते थे कि बॉस कागज लगाओ, कागज लगाओ। न्यू टैक्स रिजीम में किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है। मतलब इन्वेस्टमेंट करना तो अपनी मर्जी से कीजिए, टैक्स बचाने के लिए मत कीजिए बॉस। न्यू टैक्स रिजीम चुनने पर फायदा यह होगा कि आप कमाई पर टैक्स दीजिए, बाकी पैसा आप अपने पास रखिए, खर्च कीजिए, कागज का झंझट नहीं। सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग न्यू टैक्स रिजीम को चुने। इस कोशिश में न्यू रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी शामिल कर दिया गया। यह तो फायदा है ही, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है, लेकिन एक छोटी सी शर्त लगाई गई। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए का आपको मिलेगा, मतलब यह सीधा फ्लैट छूट मिल जाएगी। लेकिन यह पहले सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में होता था, अब न्यू टैक्स रिजीम में भी है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए शर्त यह है कि आपकी आमदनी सालाना 15.5 लाख रुपए से ज्यादा की होनी चाहिए। तो अगर आपकी आमदनी 15.5 लाख रुपए है तो आपको सीधे 50,000 की छूट और मिलेगी। तो अगर आपको इसको ऐसे समझना हो
थोड़ा सा अगर आपको इसको समझाऊं, मान लीजिए किसी की सैलरी 20 लाख रुपए है। अब हमारे यहाँ बहुत सारे भाई लोग हैं जो आईटी सेक्टर में, दूसरे सेक्टर में, उनकी सैलरी अच्छी खासी होती है। तो अब 20 लाख रुपए की सैलरी अगर किसी की है तो उसको न्यू टैक्स रिजीम में क्या मिलेगा फायदा, जरा वो सुनिए। तो अगर यहां पे डालिए, आपको ग्राफिक्स डाल सकते हैं, इसको डालिए। हाँ, ये देखिए, ये आपको मैं बता रहा हूं कि 15.5 लाख रुपए का आपको फायदा मिल जाए। ये हाँ, ये आ गया। अब आपकी सैलरी मान के चलिए 20 लाख रुपए है सालाना, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 का मिल जाएगा। तो आपकी सीधा सीधा 19.5 लाख की टैक्सेबल इनकम हो गई, 50,000 वहां घट गया। फिर 0 से 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 3 से 6 लाख तक 5% यानी 15,000, 6 से 9 लाख तक 10% 30,000, 9 से 12 की इनकम पे 15% यानी 45,000, 12 से 15 लाख तक 20% 60,000, और 15 से 19.5 लाख तक आपको 30% का टैक्स लगेगा यानी 1,35,000। यानी कुल टैक्स जो आपका बनेगा वो 2,85,000 प्लस सेस बनेगा। मौजूदा न्यू टैक्स रिजीम में अभी आप कितना भरते हैं? 3.5 लाख रुपया प्लस सेस भरते हैं, यानी सीधे सीधे 65,000 रुपए का फायदा हो जाएगा अगर आपकी सैलरी 20 लाख रुपया सालाना है। इसीलिए कई लोग, विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं अरे इसमें फायदा नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ। बॉस, बहुत फायदा है, क्योंकि आपको सिर्फ यह दिख रहा है कि टैक्स जो बच रहा है वो तो ऊपर गया ही, आपको कहीं इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा ना, अपनी मर्जी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पैसा भी बच रहा है। तो सीधा सीधा फायदा हुआ है। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर जो है वो निर्णय लिया है नरेंद्र मोदी सरकार ने। इस बार के बजट से नौकरी पेशा लोगों को क्या फायदा होगा ये तो आपने देख लिया। देश में किस आय वाले कितने टैक्स पेयर हैं इसका आंकड़ा भी बता देता हूं, क्योंकि कई लोगों को लगेगा कि बॉस इसमें क्या ही फायदा हुआ। देखिए 7 लाख तक का जो दायरा है वो टैक्स पेयर को आप देखेंगे, टैक्स देने वाले, उनकी स्थिति क्या है आपको पता है? 5 से 10 लाख रुपए तक जो टैक्स भरते हैं उनकी संख्या आपको कितनी है पता है? देश के अंदर उनकी संख्या करीब 1,04,00,000 लोग ऐसे हैं, 4 लाख, जो कि 5 से 10 लाख रुपए का टैक्स भरते हैं। अब आप सोचिए, सीधे सीधे करोड़ लोग को इसका फायदा मिलेगा अगर वो न्यू टैक्स रिजीम में आते हैं। तो 7 लाख वाले तो सीधा फ्री, और उसके ऊपर वाले को भी बचत होगी जो मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, सालाना आय जिनकी 10 से 20 लाख है की आय, ऐसे कितने लोग हैं भाई? ये 20 लाख लोग, माफ कीजिएगा, ये 30 लाख लोग हैं, 30 लाख, इनको भी फायदा होगा। 20 से 50 लाख वाले, ये 11 लाख लोग हैं, इनको भी फायदा होगा जो मैंने अभी आपको बताया। 60 हजार रुपया बच रहा है, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। 50 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ इतना कमाने वाले करीब 2 लाख लोग हैं। ये 1 करोड़ वालों को भी फायदा हुआ है, इनका भी जो सरचार्ज था उसमें कमी की गई। ऐसे 2 लाख लोग हैं, तो सबको एक तरीके से इसमें फायदा होगा, ये साफ साफ दिखता है। न्यू टैक्स रिजीम में जो स्लैब बदला गया है उससे बड़ा फायदा होता दिख रहा है। इस बार बजट में इनकम टैक्स से जुड़ा एक और बदलाव मोदी सरकार ने किया। यह बदलाव 21 साल बाद हुआ। सोचिए, 21 साल ने किसी ने सोचा ही नहीं। जो लोग नौकरी के बाद रिटायर होते हैं उन्हें उनकी बची हुई छुट्टियों के बदले पैसे मिलते हैं। इसे लीव इनकैशमेंट कहते हैं कि भाई आपका लीव बचा हुआ है, इसका पैसा ले लीजिए। प्राइवेट सेक्टर में अभी तक लीव इनकैशमेंट पर टैक्स छूट की सीमा सिर्फ 3 लाख रुपए थी। मतलब अगर आपका मान लीजिए जितनी लीव बची है उसको आपने इनकैश कराया तो 3 लाख तक की अगर वो रकम होगी तो टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर पे टैक्स लग जाएगा आपके अपने पैसे पे रिटायरमेंट के समय। लीव इनकैशमेंट पर 3 लाख टैक्स की छूट सीमा 2002 में तय हुई थी। उस वक्त सरकार ने हाईएस्ट बेसिक सैलरी 30,000 रुपए मानी थी। 21 साल से बेसिक सैलरी कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, चला आ रहा है। अब इस बार बजट में लीव इनकैशमेंट पर टैक्स छूट की सीमा 3 लाख से सीधे बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। मोदी सरकार ने रिटायर होने वालों को यह बड़ा तोहफा दिया है कि अब आपकी 25 लाख तक की लीव इनकैशमेंट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ताकि बोझ कम हो रिटायरमेंट के दिन में। और क्या चाहिए बॉस आपको, इतना पैसा टैक्स से बच गया। अच्छा, जो टैक्स में बदलाव हुए इससे युवाओं को भी फायदा होगा और बुजुर्गों को भी होगा, जो आपको बता रहा हूं।
बजट से सैलरी वालों को क्या मिला वो आपने समझ लिया, दूसरे लोगों को क्या मिला और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस बजट में क्या था, इसे समझने के लिए आप उन प्राथमिकताओं को समझिए जो इस बजट में बताई। टैक्स समझ में आ गया, किसी को कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता इतने के बाद भी होना चाहिए। लेकिन आप समझिए कि इस बजट में आपके लिए और क्या है और नरेंद्र मोदी के लिए क्या है चुनावी तौर पर। देखिए, प्राथमिकता सेट क्या की गई। पहली प्राथमिकता कही गई कि सबका विकास, इसमें खेती किसानों पर फोकस, महिलाओं पर फोकस, युवाओं पर फोकस, ओबीसी पर फोकस, एससी एसटी पर फोकस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर फोकस, जम्मू कश्मीर लद्दाख नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर फोकस। तो सबको सम्मिलित किया गया। दूसरी प्राथमिकता गरीबों पर ध्यान, इसमें पीएम आवास योजना का फंड बढ़ा दिया गया, मुफ्त अनाज जो मिल रहा है उसकी डेट बढ़ा दी गई, सूखा प्रभावित इलाकों के लिए पैकेज घोषित किया गया, आदिवासियों के विकास के लिए नई योजना लाई। फिर तीसरी प्राथमिकता देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए लगाने का प्रावधान है। अच्छा, राज्यों को भी कहा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर अपने यहां डेवलप कीजिए, हम मदद करेंगे। रेलवे को मनमोहन सिंह के राज से 9 गुना ज्यादा बजट दे दिया कि रेलवे को चमकाइए। छोटे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए अलग फंड बनाने का भी प्रावधान है। मतलब इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर बम्पर पैसा लगाया गया। चौथी प्राथमिकता फ्यूचर टेक पर फोकस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सेंटर बनाना, ऐप बनाने के लिए 100 लैब स्थापित करना, जिन ऐप का इस्तेमाल स्मार्ट क्लास, खेती, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हेल्थ केयर में होगा। पांचवी प्राथमिकता ग्रीन ग्रोथ, यानी ऐसे विकास को बढ़ावा देना जो इको फ्रेंडली हो, जो भारत के क्लाइमेट टारगेट को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़े। छठी प्राथमिकता युवा शक्ति, युवाओं को बजट में अमृत पीढ़ी कहा गया है। युवाओं के स्किल पर काम करना, ऐसी आर्थिक नीतियों पर चलना जिससे युवाओं को नौकरी के और मौके मिले, युवाओं को बिजनेस के लिए सपोर्ट करना। सातवीं प्राथमिकता फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में स्टेबिलिटी को बढ़ाना, डेटा प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना, एमएसएमई जो छोटे और मंझोले व्यापारी हैं उनके लिए आसान लोन उपलब्ध करवाना, राज्यों को 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन देना। ये 7 प्राथमिकताएं इस बजट में नजर आई। नरेंद्र मोदी की इन प्राथमिकताओं को आपको एक सिंपल आंकड़े से समझाता हूं। यह वो आंकड़ा है जिस पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नरेंद्र मोदी का फोकस किधर है आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस आंकड़े पर ज्यादा बात ही नहीं होती। और यह आंकड़ा जो आज आपको बता रहा हूं, यह आपको नरेंद्र मोदी का फोकस बताएगा। इसको कहते हैं पीएम आवास योजना। और आपको क्लियर दिखेगा कि नरेंद्र मोदी कैसे इसको लेकर काम कर रहे हैं कि गरीब को घर मिले। आप इसको देखिए, डेटा बताता हूं। इस बार बजट जो है 2023 में, यह पीएम आवास योजना का बजट 66% बढ़ा है। 66% का जंप है बॉस। पिछले साल योजना की रकम क्या थी? पिछले साल यह रकम थी 48,000 करोड़ रुपए, 48,000 करोड़। इस बार इसको बम्पर बूस्ट दिया बॉस, बनाओ घर गरीबों का, दो उनको। तो इस बार कितना कर दिया? इस बार कर दिया इसको सीधे बढ़ाकर 79,000 करोड़ कि पैसे की कोई कमी नहीं है, गरीब को घर देते चलो, रुकना नहीं चाहिए मामला, देते चलो देते चलो। अच्छा, पीएम आवास योजना लॉन्च कब हुई? 2015 में हुई। तब से इसका बजट लगातार बढ़ रहा है, जिससे शहरों और गांवों में गरीबों और कम आय वाले लोगों को अपना पक्का मकान मिल सके, सभी का घर हो सके। अगर इसको आपको समझना है कि कैसे नरेंद्र मोदी ने लगातार इसका बजट बढ़ाया, 2019 में पीएम आवास का बजट था 25,853 करोड़ रुपए। आज की डेट में 2023 में 4 साल बाद यह बजट हो गया 79,000 करोड़ रुपए। तो पीएम मोदी की 2 स्कीम ऐसी थी जिनका सीधा फायदा गरीबों और कम आय वाले लोगों को मिला। घर घर में फायदा हुआ, और वो है उज्ज्वला और पीएम आवास। उज्ज्वला जिसमें सिलेंडर मिला, और पीएम आवास जिसमें घर मिला। और इसका असर 2019 और बाद के चुनावों में दिखा। पीएम आवास योजना में अगर आप देखेंगे, जिस योजना की बात कर रहा हूं, इसमें आप आंकड़ा देखिए, शहरों में 68 लाख घर बनकर डिलीवर हो गए, 68 लाख घर लोगों को मिल चुके। और गांव में कितने लोगों को घर मिला आपको पता है? 2 करोड़ 12 लाख, 2.12 करोड़ लोगों को घर मिला है बॉस, 2 करोड़ लोगों को। और अब यह बढ़ा के कह दिया कि 79,000 करो और इसको और तेज करो।
अब नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में उतरेंगे तो उनके पास 3 गेम चेंजर स्कीम है बॉस। नंबर 1 गेम चेंजर स्कीम उज्ज्वला, जिससे महिलाओं का कनेक्ट उनके लिए रहता है कि बॉस हमारा इतना बड़ा कष्ट दूर कर दिया, अब चूल्हा नहीं फूकना पड़ता। दूसरा है पीएम आवास, जिसके बारे में बता रहा हूं, और तीसरा है मुफ्त राशन। ये 3 ऐसी स्कीम है जो इस वक्त नरेंद्र मोदी के लिए जबरदस्त लोगों का सेंटीमेंट क्रिएट कर रही है। बहुत आप सोचिए ना, जिन 2 करोड़ लोगों को गांव में घर मिल गया और एक घर में मान लीजिए 4-4 लोग हैं और 2-2 लोग भी मान लीजिए वोट कर रहे हैं, 4 करोड़ वोट तो ऐसे ही है। कौन ऐसा आदमी होगा इस देश में गरीब जिसको घर मिल जाए और कहेगा कि नहीं मैं तुमको वोट नहीं दूंगा? अरे 4 करोड़ नहीं होगा, 3 करोड़ वोट तो इधर ही है। हालांकि उन्होंने वोट देख के नहीं किया, वो तो किए जा रहे हैं लगातार जब से आए। लेकिन ये मैं आपको समझा रहा हूं इसका पॉलिटिकल एंगल। उज्ज्वला में 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को सिलेंडर मिला है। मुफ्त राशन 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। बताइए, आप 2024 में कनेक्ट करके देख लीजिए। बजट में भी फ्री राशन का जिक्र हुआ। कोविड के दौरान नरेंद्र मोदी ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखे पेट ना सोए। 28 महीने तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। इस साल 1 जनवरी से मुफ्त राशन की स्कीम 1 साल तक के लिए और बढ़ा दी गई। इस पूरी योजना पर 2 लाख करोड़ खर्च करेगी सरकार। रेलवे, हाईवे, तमाम चीजें बनाने में। पिछले साल कितना था? ये हो गया 2023। 2022 में कितना था? ये था 7.5 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर एक्सपेंडिचर, मतलब 2.5 लाख करोड़ रुपए का जंप है। अच्छा, ये तो सिर्फ केंद्र सरकार जो खर्च कर रही है वो बता रहा हूं। इसके अलावा केंद्र राज्यों से कह रहा है कि तुम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो राज्यों को कह रहा है कि हम तुमको भी पैसा देंगे। तो राज्यों को कितना दे रहे हैं? राज्य को कह रहे हैं तुमको 3.7 लाख करोड़ देंगे, तुम बनाओ अपने आप, चिंता मत करो, बनाते चलो, रुकना नहीं चाहिए काम। तो टोटल एक्सपेंडिचर अगर इसको जोड़ दीजिए, इसको और इसको, तो ये मिलकर कितना बैठ जाता है? ये बैठ जाता है 13,70,000 करोड़ रुपए। 13 लाख मतलब करीब 14 लाख करोड़ रुपए बॉस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के नाम पे खर्च हो रहे हैं। और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और आप उस पर गाड़ी चला लेंगे, मान लीजिए हाईवे बन गया, ये नहीं होता। उसमें नौकरियां बनती हैं बॉस। एक हाईवे बनने में सीमेंट लगता है, दूसरी चीजें लगती हैं, मजदूर लगते हैं। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया, इसके लिए सालाना 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी मोटे तौर पर आप देखिए तो एक एक वर्ग पर कैसे ध्यान दिया गया है वो आपको दिखता है। और इसको आपको आदिवासियों के मामले में भी समझना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यह पिछले साल के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। आदिवासियों के लिए PMPVTG यानी प्राइम मिनिस्टर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन लॉन्च होगा, सीधे आदिवासियों के लिए। इस मिशन का मकसद पूरे देश में आदिवासियों में बेहद कमजोर वर्ग की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर करना है। इस मिशन के तहत आदिवासी इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा, जैसे हाउसिंग, साफ पानी, सड़क, संचार, कनेक्टिविटी को बढ़ाना। जो 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं वो नए मिशन के लिए 3 साल के लिए खर्च किए जाएंगे। इससे 3.5 लाख आदिवासियों को फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा अगले 3 साल में 749 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में 38,800 टीचर और सपोर्ट स्टाफ की भी भर्ती होगी। इससे 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को फायदा होगा। यानी देश में पहली बार आदिवासी महिला के राष्ट्रपति घट गई थी 2018 में। ऐसे ही राजस्थान की 200 सीटों में 28 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व हैं। इनमें 2018 में बीजेपी ने 9 जीती थी, जबकि 2013 में 18 जीती थी। यानी 2013 के मुकाबले मध्य प्रदेश और राजस्थान में शेड्यूल्ड ट्राइब सीटें यानी आदिवासी बहुल इलाके वाली सीटें घट गई थी बीजेपी की। अब बीजेपी क्या ये जो बजट में प्रावधान कर रही है आदिवासियों के लिए वो सीटें बढ़ाएगा? क्योंकि अगर आदिवासी आबादी की बात करें तो मध्य प्रदेश में करीब 21% आदिवासी आबादी और राजस्थान में 13.5% और छत्तीसगढ़ में 31%। इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए हैं या इससे पहले जो चुनाव है जिनका ऐलान हो चुका है, अगर आप उसमें भी देखिए आदिवासी
इंपैक्ट आदिवासी वोट देखिए। जिन राज्यों में पहले अभी चुनाव हो जाएगा, जैसे त्रिपुरा, यहां आदिवासी वोट कितना आपको पता है? 31.5%, 31.5%। जिस नागालैंड में चुनाव है वहां पर 86.5% आदिवासी समुदाय है, 86.5% कर रही है कि अगर ये इस बार भी बढ़ा, ये तमाम काम जो हो रहे हैं उसको देखते हुए, तो लोकसभा इलेक्शन में इंपैक्ट दिखेगा और राज्य के इलेक्शन में भी दिखेगा। और कैसे, आप सोचिए, सिर्फ आदिवासी राष्ट्रपति और बनने से और उसके पहले जो आदिवासियों के लिए काम हुए उसका इंपैक्ट आप देखिए। गुजरात से अगर आपको दिखाऊं, अभी गुजरात में चुनाव हुआ था, वहां देखिए आदिवासी समुदाय ने कैसे बीजेपी के लिए भर भर के वोट किया। गुजरात में एसटी रिजर्व सीटें कितनी हैं? 27 सीट हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व है। 2018 में बीजेपी को कितनी गई थी? 8 सीट मिली, मात्र 8, और कांग्रेस को मिली थी करीब करीब इसमें से कांग्रेस के लिहाज से 24 सीट 2018 में। बीजेपी 8 और कांग्रेस जो है वो 24। ये आपको जो 27 सीट बता रहा हूं, ये आपको बता रहा हूं 2022 का आंकड़ा, उसके पहले सीटें ज्यादा थी। अगर आप 2018 में देख रहे हैं कि कितनी सीटें मिली, नहीं, ये उल्टा हो गया, एक मिनट। 2018 में कांग्रेस को मिली थी 15 सीट, ठीक है, और 2000 अभी जो चुनाव हुआ है 2000 सीटें इसमें से जीती थी। लेकिन बीजेपी ये चाहती है कि आदिवासी समाज उनके साथ बना रहे और 31 का आंकड़ा बढ़े। घटना तो भूल ही जाइए, वो कह रहे हैं कि इसको और बढ़ाना है। इसी तरह से कर्नाटक में इसी साल विधानसभा चुनाव होने, बजट में कर्नाटक के लिए खास ऐलान किया गया है। बजट में कर्नाटक के अपर भद्र प्रोजेक्ट के लिए 5300 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। यह प्रोजेक्ट बड़ी सिंचाई योजना से जुड़ा है, जिसके तहत कर्नाटक के सूखा प्रभावित इलाकों में 2.25 लाख हेक्टेयर जमीन को सींचा जाएगा। इस योजना के तहत चिकमंगलुरु, चित्रदुर्गा, तुमकुर, दावणगेरे जिले के कुछ इलाके कवर होते हैं। इस प्रोजेक्ट से यह फायदा होगा कि खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। सूखा प्रभावित इलाकों में 367 वाटर टैंक को भरा जाएगा, जिससे पीने का पानी मिल सके। जिन 4 इलाकों में इस प्रोजेक्ट से फायदा मिलेगा उसकी आबादी 70 लाख के आसपास है। बजट की बातें तो हमने आपको आसान तरीके से समझा, नहीं तो भाई लोगों ने बजट की बातों को ऐसा घुमा दिया था कि लोग कंफ्यूजिया रहे थे, बहुत समझ ही नहीं आ रहा वो क्या। तो अब आपको समझ में आया कि इसका इलेक्शन पर भी इंपैक्ट है, आपकी जिंदगी पर भी इंपैक्ट है। अच्छा, एक चीज और देखिए जो आपको अभी नहीं बताया, छोटे में बता देता हूं। टैक्स छूट दी, उससे आपकी जेब में पैसा बढ़ा दिया। अब आप खर्च करेंगे तो सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था ऐसे नहीं बढ़ेगी, इसके साथ साथ अगर इन्वेस्टमेंट आएगा तो आपकी एफडीआई भी बढ़ेगी और फॉरेक्स भी बढ़ेगा। फॉरेन रिजर्व जो है, फॉरेक्स जो अभी पाकिस्तान श्रीलंका में खत्म हो रखा है, नौकरियां आएंगी। अगर कंपनियां यहां आएंगी और सारी चीजें यहां पर होंगी, बिजनेस बढ़ेगा, नौकरियां अलग बढ़ेंगी। तो ये पूरा सिस्टम है बॉस, जिसको कनेक्ट किया गया है। आपकी जेब में पैसा डालो, आपको सहूलियत दो, आप खर्च करोगे तो अर्थव्यवस्था का पहिया घूमेगा, दुनिया भारत की तरफ आकर्षित होगी और भारत चमकेगा। पाठशाला में अब एक और कंफ्यूजन दूर करने वाला चैप्टर, जिसमें यह एजेंडा फैलाया जाता है कि मुसलमान सिर्फ मुस्लिम देशों में ही सुरक्षित है। आज मैं आपको उस जगह के बारे में बताऊंगा जहां मुसलमान ही मुसलमान के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और उस जगह के बारे में भी बताऊंगा जहां मुस्लिम महिला को डांस करने पर 10 साल की जेल हो गई। सबसे पहले ईरान की बात, जो इस्लामिक देश है, वहां पर एंटी हिजाब प्रोटेस्ट के बारे में आपको कई बार बताया, दुनिया जानती है। लेकिन ईरान में अब कुछ ऐसा हुआ है जो और भी हैरान करने वाला है। वहां पर डांस करने पर एक मुस्लिम महिला को 10 साल से ज्यादा की जेल हो गई, कि डांस किया इसलिए जेल हो गई। जिस महिला को जेल हुई उसका वीडियो आपको दिखा रहा हूं। यह वीडियो ईरान की राजधानी तेहरान का है, जिसमें फ्रीडम स्क्वायर पर, नाम देखिए जगह का, नाम है फ्रीडम स्क्वायर, और वहां लड़की नाच दी तो उसको 10 साल जेल में डाल दी। एक लड़का और एक लड़की हिजाब विरोधी आंदोलन के समर्थन में डांस करते दिख रहे हैं।
अच्छा, ऐसा कोई अश्लील डांस नहीं कर रहा है। इन दोनों ने ना सिर्फ डांस किया बल्कि डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। यह वीडियो नवंबर का है, वीडियो वायरल हो गया तो ईरान की सरकार ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद दोनों को पीटा भी गया और मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस के हवाले कर दिया गया। दोनों के परिवारों पर रेड डाली गई, परिवार पर दबाव डाला गया कि गिरफ्तारी पर किसी से बात ना कीजिए, किसी को बताइए नहीं कि अरेस्ट कर लिया। कोर्ट में दोनों को वकील भी नहीं दिया गया और जमानत की अर्जी भी खारिज कर दी। इस साल 29 जनवरी को दोनों को सजा सुनाई गई। दोनों ब्लॉगर्स थे, उनको 10 साल 6 महीने की सजा सुनाई गई, यानी 10.5 साल। खुले में डांस करने पर 10.5 साल से ज्यादा की सजा हुई। दोनों को तेहरान की जिस जेल में रखा गया है वहां हार्डकोर क्रिमिनल रखे जाते हैं, खूंखार क्रिमिनल, उनके बीच में इनको रखा गया क्योंकि इन्होंने नाच दिया। इन दोनों पर क्या आरोप लगे आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि क्या डांस करना, नाचना इतना खतरनाक हो सकता है। आरोप लगा, कोर्ट ने दोनों को पब्लिक प्लेस में डांस करने और वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने का दोषी माना। कि ये जो नाच अभी आपको दिखा रहे थे, ये ईरान की कोर्ट ने कहा वेश्यावृत्ति को बढ़ाने जैसा है। दोनों पर नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डालने और सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का दोषी माना गया। नाचने से नेशनल सिक्योरिटी खतरे में आ गई। ईरान में महिलाओं की हालत यह है कि घर से बाहर निकलने पर हिजाब पहनना अनिवार्य है। हिजाब नहीं पहनने पर 74 कोड़े मारने की सजा से लेकर 16 साल तक की सजा हो सकती है। 74 कोड़े प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए। आज भी ईरान में महिलाओं को अकेले घूमने पर वहां के सुरक्षा बल पीट देते हैं कि अकेले कैसे निकली जी तुम, मारते हैं बॉस। ये जो वीडियो आपको दिखा रहा हूं ये भी तेहरान का है। इसमें कुछ महिलाएं मार्केट में चल रही हैं, तभी वहां रिवॉल्यूशनरी गार्ड भागता हुआ आता है। उसे देखकर कुछ महिलाएं भाग जाती हैं, लेकिन एक महिला नहीं भागती। गार्ड उस महिला को पैर से मारता है, राइफल से पीटता है, सिर पकड़कर झटका देता है। ये सब करने के बाद गार्ड आराम से वहां से चला जाता है। क्यों भाई? क्योंकि आरोप ये लग रहा है कि वो पुरुष मित्र के साथ घूम रही है। देख रहे हैं कैसे लात से मार रहा है उसको। ये है ईरान की तस्वीर, तेहरान की। ईरान में जो हो रहा है वो तो आपने देखा। एक और इस्लामिक देश है पाकिस्तान, जिसके बारे में पाठशाला में आपको लगातार बताता रहता हूं कि वहां क्या हालात है। पाकिस्तान वो देश है जो दुनिया भर के मुसलमानों का ठेकेदार बनता है। भारत में मुसलमानों को लेकर कुछ भी होता है ना, तो सबसे पहले पाकिस्तान चीखने लगता है। और इस पाकिस्तान को खुद अपना ध्यान नहीं कि वहां पर मुसलमान ही मुसलमान को मार रहे हैं। पाकिस्तान के पेशावर में सोमवार को एक मस्जिद पर आत्मघाती हमला हुआ। इस हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मस्जिद में हुआ बॉस। 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आत्मघाती हमलावर मस्जिद में नमाजियों के बीच बैठा हुआ था। अचानक उसने आत्मघाती जैकेट के जरिए खुद को बम से उड़ा लिया। धमाका इतना जोरदार था कि मस्जिद की एक दीवार गिर गई। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान में भी इस्लाम को मानने वाले ही लोग हैं। और सोचिए क्या इस्लाम को मानते हैं कि मस्जिद के अंदर बम फोड़ दिया इन लोगों ने। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने धमाके के बाद बयान जारी कर कहा था कि पिछले साल अगस्त में अपने नेता उमर खालिद खुरासनी की हत्या का बदला ले लिया। मस्जिद में बम फोड़कर बदला ले लिया। और आप दुनिया को बताते हो कि वो फलाना जो है वो मुसलमान के साथ अत्याचार कर रहा है, फलाना जो है वो इस्लामोफोबिक कंट्री है। तुम क्या कर रहे हो मस्जिद के अंदर बम फोड़ के? वो पाकिस्तान जो भारत पर आरोप लगाता है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। पेशावर मस्जिद पर हमले के बाद उसके सुर बदले हुए। पाकिस्तान के मंत्रियों के बोल बदल गए। उनको अब समझ में आ रहा कि भारत में मुसलमान जितने सुरक्षित हैं उतने कहीं नहीं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पेशावर ब्लास्ट के बाद कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान में नमाजियों पर आए दिन हमले हो रहे हैं, इस तरह से पूजा या इबादत के दौरान श्रद्धालुओं पर हमला भारत और इजराइल में भी नहीं होता बॉस। भारत और इजराइल में श्रद्धालुओं को नहीं मारा जाता, लेकिन यह पाकिस्तान में हो रहा है। हमें खुद को सुधारने की जरूरत है। अब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का वक्त आ गया है। हमें अपने घर को सुधारने की जरूरत है।
अब जब इनके यहां मस्जिद में बम फूटा तो कह रहे हैं अब वक्त आ गया आतंकवाद से लड़ने का। इसके पहले समझ में नहीं आ रहा था जब हिंदुस्तान में लोग मरते थे, ट्रेन में बम फोड़ते थे, यहां पर तुम पाकिस्तान के आतंकवादी, हिंदू भी मरता था, मुसलमान भी मरता था, लेकिन नहीं, उसको जिहाद बताते थे। आज वही जिहाद, वही जो चीजें आपने अपने लोगों को सिखाई अपने पर पड़ रही हैं, तब आप कह रहे हो कि आतंकवाद से लड़ने की जरूरत। आज पाकिस्तान के गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह ये भी मान रहे हैं कि आतंकवाद को पाकिस्तान ने फैलाया और वही आतंकवादी पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। पेशावर ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान की असेंबली में राणा सनाउल्लाह ने क्या कहा, आपको सुनवाता हूं। कोई जरूरत नहीं थी मुजाहिदीन तैयार करने की, कोई जरूरत नहीं थी कि किसी भी जो है वो आलमी ताकत या किसी के भी कहने पे हमें जो है वो उस लड़ाई में जो है वो शामिल होने की। इन लोगों को मुजाहिदीन जो है वो हमने खुद बनाया और उसके बाद फिर दहशतगर्द जो है वो खुद बन गए। ये एक अलमिया है, अब इसकी मैं तफसील में जो है वो नहीं जाना चाहता। ये पाकिस्तान के गृह मंत्री कह रहे हैं कि हमने खुद बनाया ये सब। आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान अब अपने ही हथियार से चोट खा रहा है। अब पाकिस्तान के मुसलमानों को भी समझ आ रहा है कि मुसलमान जितना सुरक्षित भारत में उतना पाकिस्तान में नहीं है। और यही बात भारत के मौलाना भी कह रहे हैं। केरल के सुन्नी मौलाना हैं पोनमला अब्दुल खदर मुसलियार, जो CPI-M समर्थक हैं और समस्त केरल जमीयतुल उलमा के सचिव हैं। मौलाना अब्दुल खदर मुसलियार ने कहा है कि मुसलमान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर सुरक्षित कहीं हैं तो भारत में। उन्होंने आगे कहा कि जब आप दुनिया के अलग अलग देशों की तुलना करते हैं तो पता चलता है कि भारत जैसा कोई दूसरा देश नहीं, जहां इस्लाम से जुड़े कामों को करने के लिए इतनी आजादी मिलती। जिन खाड़ी देशों से हम परिचित हैं वहां भी भारत जैसी आजादी नहीं है। मलेशिया में भी इस्लामी काम की उतनी आजादी नहीं है जितनी भारत में। हम भारत में जो काम कर पा रहे हैं क्या वो कहीं और संभव है? भारत जैसा कोई दूसरा देश नहीं है। ये मौलाना अब्दुल खदर मुसलियार कह रहे हैं, इस्लामिक धर्मगुरु। और मुझे उम्मीद है कि जो दूसरे देशों में हो रहा है वो तो दिखे ही।